देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। मालाड में मेडिकल कैंप को लेकर सियासी टकराव। पत्रकार राजेश पांडे ने पूर्व नगर सेवक विनोद मिश्रा पर लगाए कई गंभीर आरोप। मुंबई मालाडपुरम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकार राजेश पांडे ने स्थानीय भाजपा के पूर्व नगर सेवक विनोद मिश्रा पर मेडिकल कैंप रुकवाने की कोशिश सहित कई गंभीर आरोप लगाए। मामला पठानवाड़ी स्थित बापा सीताराम मंदिर परिसर में आरपी न्यूज की ओर से आयोजित भव्य मेडिकल कैंप से जुड़ा है, जो पिछले 2 दिनों से वार्ड क्रमांक 43 में आम जनता की सेवा के उद्देश्य से चल रहा था। राजेश पांडे का आरोप है कि इस जन सेवा के कार्यक्रम को बंद कराने के लिए विनोद मिश्रा की ओर से लगातार फर्जी शिकायतें की गई और पुलिस के माध्यम से दबाव बनाकर मेडिकल कैंप को रुकवाने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि आज भी आचार संहिता उल्लंघन का झूठा दावा करते हुए चुनाव आयोग के अधिकारियों को शिकायत भेजी गई, जबकि कुरार पुलिस थाने में पूछताछ के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि चुनाव के लिए अभी तक किसी भी उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा ही नहीं हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजेश पांडे ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा वार्ड क्रमांक 43 के नेता विनोद मिश्रा नवयुवक, शिक्षित और निर्दलीय उम्मीदवार जयेश राजेश पांडे से घबराए हुए हैं और इसी डर के चलते मेडिकल कैंप जैसे जनहित के कार्यों में बाधा डाली जा रही है। उन्होंने दावा किया कि पर्चा न भरने को लेकर दबाव बनाने, झूठे मामले में तड़ीपार करने और जान से मारने की धमकी देने जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं, जिसके बाद मुंबई पुलिस आयुक्त से शिकायत कर पुलिस बंदोबस्त की मांग पहले ही की जा चुकी है। इस पूरे मामले में जब हमारे पत्रकार ने भाजपा उम्मीदवार और पूर्व नगर सेवक विनोद मिश्रा से उनका पक्ष जानना चाहा, तो उन्होंने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि पत्रकार राजेश पांडे पर वर्ष 2005 से मामले दर्ज है और वो उस समय नगर सेवक भी नहीं थे। उन्होंने पलटवार करते हुए उल्टा राजेश पांडे पर ही गंभीर आरोप लगाए और खुद को इस पूरे विवाद में बेगुनाह बताया। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस मामले में किसने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से आज आपने वो आरोग्य शिविर का आयोजन किया था, मगर यहाँ पे आने पे पत्रकारों को लगा कि आरोग्य शिविर आपका खंडित हो चुका है, बंद हो चुका है जी। और जबकि आपने पत्रकार कॉन्फ्रेंस लेने का भी आह्वान किया था सभी पत्रकारों से, क्या वजह है? सभी पत्रकारों का सबसे पहला मैं धन्यवाद मानूंगा, क्योंकि आप हमेशा सबसे पहली बात तो सारे पत्रकार एक समाज सेवक भी है और सारे पत्रकार समाज की एक आईना भी है। आपने देखा कि किस तरीके से पिछले अनेक वर्षों से हम अपने आरपी न्यूज़, लाइव 24 और समाज संस्कार सेवा फाउंडेशन जो हमारा ISO सर्टिफाइड है, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही शुरुआत करूंगा। ये ISO सर्टिफाइड है और इसकी मान्यता काफ़ी वर्षों से है। यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र में हम इस संस्था के माध्यम से 5 रुपये से लेकर 10 लाखों तक जो पेशेंट होते हैं, जो बीमार लोग होते हैं, किसी भी प्रकार का कोई कार्ड नहीं लगता है, आरोग्य कार्ड, आधार कार्ड, सिर्फ आधार कार्ड के ऊपर हम उनका इलाज करते हैं और विभाग में अलग अलग मुंबई के अलग अलग जगहों पर ऐसा मेडिकल कैंप करते हैं। हमने वार्ड क्रमांक 43 में पिछले कई दिनों से मेडिकल कैंप आयोजित किए थे। आप सभी पत्रकार वहां पर आए थे, मीडिया में, अखबारों में आपने सारी खबरें चलाई हैं। अब जब इसका अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, लोगों की मांगें बढ़ रही हैं, लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ लगाओ, हमारे यहाँ लगाओ, जबकि हमने इसको पूरी तरीके से मुफ्त रखा हुआ है। तो जो लोगों की मांग है, जो किसी ने नहीं किया, वो अगर हमारे माध्यम से, अगर वार्ड क्रमांक 43 की मुंबई की जनता अगर हमसे मांग रही है और हम उसके लिए कैपेबल हैं, हम उनके लिए वो फ्री ऑफ मेडिकल चार्ज उनके घर पे, उनके दरवाजे पे लेके जा रहे हैं। अब ये जब लेके जा रहे हैं तो खंडित हुआ। आपने कहा यहाँ के पूर्व नगर सेवक जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको पता नहीं क्या तकलीफ़ है मुझसे, और पहले तो मैं उनके साथ ही था। ये आपने सबने देखा है 2017 के चुनाव में मैं उनके साथ था। मैं उनके लिए अपना जीवन निछावर किया था। मैंने दिन रात मेहनत करके उनके लिए काम किया, उनको मैंने नगर सेवक बनाने के लिए प्रयत्न किया और भगवान की दया से भगवान ने हमारी सुन ली थी और 2017 में मैं नाम जाहिर करता हूँ, विनोद उदय नारायण मिश्रा वो नगर सेवक बने और नगर सेवक बनने के बाद 1 साल तक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिसमें मैं भी था। और धीरे धीरे करते 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 वो कहीं ना कहीं भटक गए। जनता को दिए हुए सारे वादे वो भूलते ही चले गए। ऐसा करते करते जो मेरा आप मिशन जानते हो, मैं नशे के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में काम करता हूँ। ड्रग्स, चरस, गांजा, एफीम, एमडी के खिलाफ मैं धरना आंदोलन आज़ाद मैदान में कर चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ें माध्यम में कर चुका हूँ। पर नगर सेवक बनने के बाद दूसरे साल में उन्होंने मुझे भी शॉक का झटका दे दिया, 440 वोल्ट का झटका दिया कि उन्होंने मुझे कहा कि राजेश, वार्ड क्रमांक 43 में
गांजा बेचने वाले, चरस बेचने वाले, गुटखा बेचने वाले और अवैध जो बांधकाम करते हैं उनके खिलाफ तुम कार्रवाई नहीं करोगे, तुम उनके साथ रहोगे। एक बार उन्होंने अपने कार्यालय पे 2019 में एक मीटिंग लगाई और वहाँ पर मुझे अचानक बुलाया और मुझे वहाँ पे उन लोगों के साथ महीना हफ्ता वसूल करने के लिए उन्होंने खुद बिठाया। ये गुटखा बेचता है, ये गांजा बेचता है, ये चरस बेचता है, ये अनलीगल माफिया है, कंस्ट्रक्शन करता है, तुम महीना बांध लो, तुम्हारा इनकम शुरू हो जाएगा। मैं नगर सेवक बना हूँ, तुम्हारा इनकम चालू कर देता हूँ, तुम अपना रोजी रोटी कमाओ, 2 पैसा कमाओ और शांति से जियो, इनको भी जीने दो। पर मेरा वो दिन 2019 का और आज का, मैंने उनसे बहुत बहस की। मैंने कहा कि मेरे जीवन में कब मैं नशे के खिलाफ आंदोलन जारी रहूँगा। मैंने नशे के खिलाफ आवाज़ उठाने का शुरू रखा है और हराम का पैसा, जो नशे का पैसा जिसके वजह से हमारी आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो रही है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, जो नशा बेचते हैं, जो चरस गांजा अफीम गुटखा बेचते हैं। आज तो मैं खुली तौर पे बताऊंगा कि महाराष्ट्र की सरकार और देश के उज्जवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे महाराष्ट्र में नहीं देश में कायदा लाया है कि जिन्होंने भी नशे के खिलाफ अगर कोई बेचता है, बिक्री करता है, तो उस पर मकोका की तरह कार्रवाई की जाना चाहिए। पर उन्हीं के पार्टी के, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता जो वार्ड क्रमांक 43 के नगर सेवक है, वो उनको संरक्षण देते हैं और उनको बचाने का काम करते हैं। जहाँ जहाँ मैं कार्रवाई के लिए बात करता हूँ, पुलिस को डराते हैं, सीएम साहब की धमकी देते हैं। उनका एक ही डायलॉग हमेशा बहुत फेमस है, आपको ही मालूम होगा, फ़ोन लगाओ क्या, फ़ोन लगाओ क्या। पता नहीं मुख्यमंत्री साहब के बाद दूसरा कोई काम है नहीं, सिर्फ वही फ़ोन करेंगे और उनका ही फ़ोन का जवाब देंगे। मेडिकल कैंप बहुत सारे किए, बहुत सारे करता रहूँगा। आज पुलिस के माध्यम से इस मेडिकल कैंप को रोकने का काम किया गया। विनोद उदयनारायण मिश्रा ने कंप्लेंट की, कल भी की थी, कल भी मुझे यहाँ से पुलिस लेके गई। मैंने बताया कि मेरे पास लेटर है, मैंने पुलिस को लेटर दिया है, चुनाव आयोग को लेटर दिया है, महानगर पालिका को लेटर दिया है, और लेटर देने के बावजूद क्या उनका कोई कर्तव्य नहीं बनता? अगर आचार संहिता की बात करते हो आप, तो आचार संहिता अगर यहाँ पे लागू होती है तो आप ऊपर देखिए कहाँ पे कौन सी पार्टी का बैनर लगा है। मैं सभी से एक बार दिखाना चाहूँगा कि ऊपर दिखाइए कि कौन सी पार्टी का बैनर लगा हुआ है यहाँ पर, कौन सी पार्टी का प्रचार चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर लोगों का भला, लोगों की आरोग्य की चिंता। यहाँ पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आए, अपने आँखों का चेकअप कराए, बहुत सारे वरिष्ठ नागरिक आए जिन्होंने अपना शुगर का टेस्ट कराया। ये सारा मुफ्त देने का मुझे क्या भोगना पड़ रहा है? शिविर को रोकने का काम, इतनी घटिया सोच। लोगों का काम कर रहा हूँ मैं, लोगों का भला कर रहा हूँ मैं, ये मेरे परिवार है। वार्ड क्रमांक 43 के लोग मेरे परिवार से हैं। मैं इनके खून का रिश्तेदार नहीं हूँ, पर मैं इनका भाई हूँ, इनके परिवार का हिस्सा हूँ। अगर मेरा परिवार मुझे बोलता है कि मैं हमारे यहाँ पे परिवार पे जाओ, और महानगर पालिका के जो बंद पड़े हुए दवाखाने हैं जहाँ पर इलाज नहीं हो रहा ढंग से, मैं उनके दरवाजे पे लेके आ रहा हूँ महानगर पालिका का उपचार। और प्राइवेट जैसे काम कर रहा हूँ, जो टेस्ट मैं यहाँ पे करा रहा हूँ उसका मूल्य एक बार का 6,000 से 7,000 रुपये मैं वहाँ पर फ्री में कर रहा हूँ। पता नहीं उनके पिछवाड़े में कौन सा दर्द हो रहा है। ये तो बात विरोध की हो गई, देश को अपने चुनाव मैदान में उतारा, क्या सोच के उतारे और क्या करने? अब सोच तो मेरी 2017 से ही चालू हो गई थी। मैंने कहा था कि मेरे भैया विनोद उदयनारायण मिश्रा नगर सेवक बन गए। अब जो मेरा मिशन था, जो मेरी मांगे थी, जो लोगों के लिए चीज़ें थी, वो पूरी होंगी। धीरे धीरे उन्होंने मुझे साफ करने का कार्यक्रम कर दिया। अब जब मैंने नशे के खिलाफ में बोलने लगा तो ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने लग गए। मुझ पर पहला केस विनोद उदयनारायण मिश्रा की वजह से हुआ, दूसरा केस विनोद उदयनारायण मिश्रा की वजह से हुआ। अरे इतने जब केसेस कर करके मेरी क्रिमिनल छवि बना के मुझे तड़ीपार भी करने का काम मेरे भैया ने किया। तड़ीपार से भी उनका मन नहीं भरा है। तड़ीपार करने से भी जब वापस आया और वही जोश लेके मैं फिर समाज की सेवा के लिए उतरा हूँ, तो वही उदयनारायण मिश्रा पिछले 15 नवंबर को पुलिस स्टेशन में शिकायत करता है कि राजेश पांडे क्रिमिनल है, वो गुंडा है, वो लोगों को डराता धमकाता है, उसको फिर से तड़ीपार किया जाए। अब ये काम करना, मेडिकल का काम करना, लोगों की मदद करना, अगर ये क्रिमिनल काम है तो मैं करता रहूँगा। और फिर आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, इतने से भी उनका मन नहीं भरा। राजेश जी, आपके मुद्दे अभी तो सुने थे, राजेश को आपने चुनाव में अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतार दिया, आपके मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे की बात करूंगा तो मैंने मुद्दों का पूरा पर्चा लिख के रखा है। क्या हुआ यहाँ पर वार्ड क्रमांक 43 में आरोग्य विभाग की धज्जियाँ उड़ी पड़ी है।
आरोग्य विभाग में कोई यहाँ पे रमेश होटल के यहाँ पे आप वार्ड क्रमांक 43 में जाइए, वहाँ पे इतनी गंदगी मची हुई है, खाली उनके बोर्ड लगे हुए हैं वहाँ पर। ये जो आरोग्य विभाग है उसको बनाने वाले पूर्व नगर सेवक भाजपा के हैं, पार्टी लगी हो खाली, कुछ वहाँ पे व्यवस्था नहीं, सुविधा नहीं है। दूसरा मैं बता दूँ, अपने यहाँ के महानगर पालिका को स्कूलों को देख लीजिए आप, यहाँ पे शिक्षण की क्वालिटी देख लीजिए। कोई बच्चा, कोई परिवार उस स्कूल में जाना नहीं चाहता है। यहाँ पे निजीकरण हो रहा है। मराठी स्कूल, ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोग हमके गालियाँ देते हैं, हम उत्तर भारतीय भैया हैं, हमको यूपी जाना चाहिए। पर ये महाराष्ट्र नवनिर्माण के सेना के लोग मुझे बहुत लाइक भी करते हैं, क्योंकि मैंने मराठी स्कूल का मुद्दा उठाया। मराठी स्कूल को इंग्लिश स्कूल में कन्वर्ट करने का काम हमारे वार्ड क्रमांक 43 में हुआ, और ये नेता सोए हैं, इनको कुछ नहीं पड़ा। अब इनका फ़ोन उठ के कहाँ गया? मुख्यमंत्री को फ़ोन करूँ, क्यों नहीं किया? मैं पूछता हूँ, मैं वार्ड क्रमांक 43 की जनता को पूछता हूँ, ये अच्छे काम में मुख्यमंत्री साहब को फ़ोन क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं मुख्यमंत्री साहब को फ़ोन? पर क्यों इसमें उनका कुछ फ़ायदा नहीं है? जनता की सेवा वो करना नहीं चाहते हैं, और जनता को मूर्ख बनाने का काम पिछले 9 वर्षों से इन्होंने किया है। झोपड़पट्टी पुनर्विकासन योजना, जिसका मैं खुद एक जीता जागता उदाहरण हूँ। 2007 से लेकर आज तक हमें खुद को घर नहीं मिला, और हमें सौभाग्य है कि हम भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पदाधिकारी थे। झोपड़पट्टी जनता परिषद का मैं मंडल अध्यक्ष रह चुका हूँ। विनोद उदयनारायण मिश्रा के आते ही मुझे पद से निकाल दिया गया। सबसे पहला सर्टिफिकेट मुझे भारतीय जनता पार्टी ने यह दिया। फिर उसके बाद जब विनोद मिश्रा के साथ काम करने लगा, तो धरने पे 1.25 साल से लोग बैठे, सारे पत्रकार जानते हैं। 1.25 साल धरने पे बैठने के बाद 9 साल में एक व्यक्ति का भी भाड़ा नहीं दिला पाए। वो एक व्यक्ति का 1 महीने का भाड़ा नहीं दिला पाए, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पहले माले को घर दिलाएंगे। अरे पहले नीचे वाले का तो भाड़ा दिलाओ, जो कायदे से सच है उसका तो भाड़ा दिलाओ। तुम बिल्डर के साथ साठगांठ कर रहे हो। अब मैं आपको बता दूं, वो बिल्डर से दलाली करके जानू भोई नगर में ऑफिस ले रहे हैं मुफ्त में। जो लोगों को मिलना चाहिए वो कार्यालय अपने लिए ले रहे हैं। इतना बड़ा ब्रह्मांड। आज उन्होंने जब पर्चा दाखिल किया तो उनके पास मालाड सहकारी बैंक के सिवा कुछ नहीं था। आज वो 500 करोड़ से 1000 करोड़ के मालिक कहाँ से बन गए? ये वार्ड प्रणाली की जनता को बताना मुझे सही लग रहा है। आज वो बिल्डर बन गए, आज वो ज्वेलरी एसोसिएशन के माफिया बन गए। मालाड सहकारी में जिस तरीके का भ्रष्टाचार चलता है, मैं उन्हें उसका उजागर करने की कोशिश की। मैंने बताया कि जो रिक्शा जिनका 1 साल 6 महीने 2 साल बाकी है, उस पर बड़े बड़े लोन दिए जाते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से बताऊंगा कि इस बात को मतलब आप ज़रूर फैलाएं, क्योंकि ये व्यक्ति ने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। इस पर ईडी लगना चाहिए। ये मीडिया के माध्यम से मैं मांग करता हूँ सरकार से कि इस व्यक्ति ने जो रिक्शा साल भर 3 महीना बाकी है, उस पर लाखों रुपए का कर्जा दे दिया, और कर्जा देने के बाद वो रिक्शा वाले का रिक्शा स्क्रैप हो जाता है, और फिर वो लोन होता नहीं है, और ये हजम हो जाते सारी चीज़ें। कोविड में ऐसे ही जब नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी में मालाड सहकारी का एक बंदा जो इनके साथ घूम रहा था, उसने 1000 करोड़ रुपए का घोटाला किया मालाड सहकारी बैंक में। अब इसको विनोद मिश्रा नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि उनका कॉल पे सीएम साहब रिकाम खाली बैठे रहते हैं। सीएम साहब इनका फ़ोन का इंतज़ार करते रहते हैं कि ये विनोद मिश्रा मुझे कॉल करें और मैं इनके कॉल का जवाब दूँ। अब विनोद मिश्रा ने उस आदमी को ढूंढने के लिए सीपी साहब को फ़ोन नहीं किया, पर राजेश पांडे को तड़ीपार करो, रोज़ जाते हैं आप सीपी ऑफिस। राजेश पांडे मेडिकल कैंप करता है तो उनके पिछवाड़े में दर्द होता है। अब उस आदमी को ढूंढने के लिए उनके पास समय नहीं मिला। खैर कोई बात नहीं, जिस बकवास के बारे में मैं बोल रहा हूँ उस बकवास को बकवास ही रहने दो। उस आदमी के बारे में क्या ही बात। झोपड़पट्टी पुनर्विकास में उन्होंने काम ज़ीरो किया। मैंने रेगुलर फॉलोअप करके SRA योजना जो पूरी मुंबई की है उसमें एक बहुत बड़ा आदेश लाया है, वो आप मीडिया के माध्यम से बता दूं। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं आप जैसा पत्रकार हूं, एक छोटा सा पत्रकार हूं, गली का पत्रकार हूं, पर मेरे माध्यम से मैं लेटर आपको दिखा सकता हूं। मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है, मैं आपको सबको उपलब्ध करा दूंगा। पूरे मुंबई के SRA प्रकल्प में 10 साल का पूरा मेंटेनेंस बिल्डर को देना अनिवार्य है, ऐसा लेटर मेरे नाम से मुंबई महानगर पालिका और जो SRA योजना है उसके माध्यम से SRA CO ने निकाला हुआ है। बताइए ये काम किसको करना चाहिए था? पर नहीं, हमें तो सिर्फ झोल करना है। हमें और 500 करोड़ कहाँ से आए इसके बारे में सोचना है। पर ये पैसा ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तुम्हारे कर्मों की सज़ा तुमको ज़रूर मिलेगी। मेरा परिवार रोया है, तुमने मुझे तड़ीपार किया है,
और जो लोग इनके खिलाफ बोलते हैं, मेरे मित्र उमेश राजौरिया, उनको तड़ीपार करने के नोटिस निकाली। मेरे मित्र अरुण तिवारी जी, उनको इन्होंने तड़ीपार की नोटिस दी। अरे ऑफिस में बुला के इनको गालियाँ देते। अरे इनके बाप का कोई खाता है क्या? ये ऑफिस में बुला के गाली देते। ये कोई उत्तर प्रदेश का छोटा सा गांव नहीं है, ये मुंबई शहर है। कोई किसी के कर्जे नहीं खा रहे। तुम नगर सेवक बने तो अपने आप को सीएम मत समझो। तुम तो नगर सेवक के भी लायक नहीं थे। अब ये यहाँ की जनता तुमको बताएगी। विषय पे आता हूँ। हमारे वन विभाग में आपने देखा होगा कि पिछली बार एक बहुत त्राही मची थी, और उस त्राही में मैंने यहाँ के आमदार सुनील प्रभु को वहाँ ले गया था, और इन्होंने वहाँ पर भी राजनीति करके उनके सपने की धज्जियाँ उड़ा दी। आज वन विभाग के लोग, अरुण जी आप खुद जानते हो कि वहाँ पर जब त्रासदी मची थी तो लोगों को झूठा आश्वासन दिया गया कि यहाँ पर पीएपी का घर बनेगा, हम आपको पीएपी का घर देंगे। उस घटना को भी अभी 5 साल हो गए। आज भी वहाँ के लोगों को उनका हक नहीं मिला है। जो उनके जो त्राही मची थी उसका जो भुगतान है, जो उनकी मदद राशि है, वो भी उन तक नहीं पहुँचा पाए। ये क्या घर दिलाएंगे? ये अपना घर भर रहे हैं। एक छोटा सा कार्यालय बाजू में था 2017 में, अभी आलीशान बंगला बन गया। हाँ, आलीशान बंगला। अरे कौन सा बिल्डर तुम पे रहवान है, हम पे भी बताओ। हाँ, उसकी प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ एक बार नगर सेवक होने से। अरे भाई कहाँ है सरकार? मैं माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से आपसे हाथ जोड़ता हूँ। मैं भी आपका सैनिक हूँ। मैं आज अगर उसके खिलाफ उतरा हूँ मैदान में मेरे बेटे को लेके, तो उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ उतरा हूँ, उसकी बातों को लेकर उतरा हूँ। मैंने देखा वार्ड क्रमांक 43 में इतना चरम सीमा पे बिल्डरों को ब्लैकमेल कर करके उनके बीम का होल निकाल के उनके पिछवाड़े में होल करने का काम ये विनोद मिश्रा ने किया है। आप यहाँ के सारे बिल्डर उससे त्रस्त है। डीजेस बिल्डर का खुले तौर पे नाम लेता हूँ मैं। पीएपी का मुद्दा लोगों को भड़का कर गुमराह कर रहे हैं। आमदार यहाँ के बताते हैं पीएपी यहाँ के लोगों के लिए, स्थानिक लोगों के लिए, पर ये आमदार से बढ़कर है, क्योंकि ये सीएम है, डायरेक्ट स्वयं घोषित सीएम है, तो इनका आदेश तो सर आँखों पे होता है। अब इन्होंने कुरार के जनता को मूर्ख बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, मतलब बाकायदा मूर्ख समझने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। अब ये पीएपी है, कुरला से आएंगे, अंधेरी से आएंगे, पता नहीं दुबई से भी आ सकते हैं। दुबई में भी अनलीगल बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रहे हैं। पता नहीं ये सारी चीज़ें विनोद मिश्रा के पास क्यों आ जाती है, उनको ये सब क्यों नहीं दिखता है। अब ये सारी चीज़ों के पीछे मैं आपको बता दूं, बिल्डर को ब्लैकमेल करो, उससे पैसा हटो, उसको अभी पानी का कनेक्शन, ये मेरे साथ मेरे मित्र बैठे महानगर पालिका में कई वर्षों से काम करते, एक पानी का कनेक्शन लेने में 1500 रुपये का खर्चा आता है। यहाँ पे उनके जो दलाल हैं छोड़े हुए 50,000 60,000, एक घर बनाओगे आप, एक गरीब घर कैसे बनाता है, कैसे बनाता है? लोगों खुद के मंगलसूत्र और ज्वेलरी बेच के घर बनाता है, पर ये उससे लाख रुपए से कम नहीं लेते हैं। अभी पैसा नहीं दिया तो महानगर पालिका के अधिकारियों को बुला के तोड़ देंगे। अब इसको क्या बोलेंगे? ये सेवा है? और ये तो ब्लैकमेलिंग का धंधा कर गए। नगर सेवक के नाम पे तुम लोगों को लूट रहे हो। ये मेडिकल काम किसको करना चाहिए? मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ तो तुम्हारे पिछवाड़े में दर्द हो रहा है, तुम पुलिस को भेजते हो, तुम चुनाव आयोग को अधिकारी को भेजते हो। ये मेरा बेटा है जयेश राजेश पांडे, अभी तक इसने कोई चुनावी पर्चा नहीं दाखिल किया है, खाली लाया है तो तेरी इतनी फटी है रे। अब सिर्फ लाया है 100 रुपये भर के, अभी तो मैदान में उतारा भी नहीं हूँ। अब जब उतारा नहीं हूँ तो तेरी फट के चौड़ी हो गई है। अब आगे क्या होगा ये सिर्फ देखते रहना। विषय पे आता हूँ। बीएमसी सड़क निर्माण को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि ये सारे वार्ड क्रमांक 43 के सड़क निर्माण हमने कराए। अब बताओ, मैं नहीं झूठा वादा करूंगा कि मैं केंद्र की सरकार का काम मैं नहीं कर सकता, केंद्र का काम मैं नहीं कर सकता, मैं लोगों को गुमराह नहीं कर सकता, मैं फंसा नहीं सकता, मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है। आप चाहे मुझे मेरे बेटे को जिताओ या हराओ, पर मैं आपको मूर्ख नहीं बना सकता। जो केंद्र का काम है, हमारे नितिन गडकरी जी पूरे महाराष्ट्र देश में कर रहे हैं, अब उसका क्रेडिट भी यही लेंगे। अब मतलब नितिन गडकरी जी घर पे बैठे हैं और यही काम कर रहे हैं। मुझे ताज्जुब लगता है पत्रकार महोदय जी। अब दूसरा विषय बोलता हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो मुझे बोला है, कॉन्ट्रैक्टर की बोली हुई बात बताता हूँ। कॉन्ट्रैक्टर बोला है कि भैया 50% तो हमको इनको बांटने में ही चला जाता है, और 50% बांटने के बाद जो 50% बचा उसमें से 30% तो हमारे अधिकारी बिल पास करने में खा जाते हैं, और 20% में मैं क्या करूं, मुझे बताओ। तो वो भी अपनी जगह सही है। अब ये जयेश पांडे जब नगर सेवक बनेगा
तो हम 100% इस निधि का उपयोग वार्ड के लोगों को बताएंगे। कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकमेल नहीं करेंगे, उसके साथ खड़े होंगे। जो गुंडे मवाली छपरी टपरी जो उनके पास पैसे मांगने आते हैं ना, उनको डरा धमका कर उनके साथ हम डट के खड़े होंगे। और 100% जैसे मेरे बेटे का उद्देश्य था, वार्ड क्रमांक 43 को सिंगापुर जैसा बनाएंगे, एकदम चमकता। एक कचरा नहीं दिखेगा आपको। जब आप बॉम्बे जाते हो, बॉम्बे आपको कैसी सुंदर सिटी नज़र आती है, आप बॉम्बे में कचरा नहीं देखोगे। यहाँ पर देखो अभी भी गिर रहा है, मुझ पर भी गिर रहा है, लोग थूकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें बताऊंगा। युवाओं के खेल के लिए आजकल डिजिटल आ गया, मोबाइल आ गया, सारे बच्चे अपने घर से दूर हो गए। मैदाने हजम कर दिए इन लोगों ने। और मैदानों की कंडीशन देखेंगे आप, 9 वर्षों से वैसे के जैसे। अब ये मैदान खाली इनको कार्यक्रम करने के लिए चाहिए, बाकी उसके ऊपर कुछ नहीं किया इन्होंने। खाली बड़े बड़े मतलब खड्डे खोद के चले जाएंगे, बच्चे अपने गिरे मरे पड़े, उनको कोई लेना देना जनता से, कोई उनको लेना देना नहीं है। तो ये जो महानगर पालिका के बीएमसी के ग्राउंड है, उनको अच्छा बनाना, टॉप लेवल का बनाना, ये हमारा आने वाला समय बताएगा। अगर लोगों ने हमें चाहा, जिताया, मेरे बच्चे को अगर मौका दिया, तो हर एक गार्डन को टॉप क्वालिटी का गार्डन बनाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से चलने की एक अलग सी जगह बनाएंगे। सबसे बड़ा मेरा विषय जो नशा मुक्ति के संदर्भ में बात करता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से वार्ड क्रमांक 43 की सभी जनताओं को आश्वासित करता हूँ कि एक भी पान की दुकान पर गुटखा नहीं बिकेगा। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति चरस, गांजा, एफीम, एमडी नहीं बेचेगा। उनके मन में डर होना चाहिए। राजेश पांडे उनके नींद में, सपने में आना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। आप लोगों ने मेरा काम देखा है, आप लोगों को मेरे बच्चे को आशीर्वाद देना है। इसके से क्या होगा? इससे ये होगा, जब नशा नहीं होगा तो क्राइम लेवल कम होगा, क्राइम कंट्रोल होगा, तो हमारे लोग यहाँ के सुखी समाधानी होंगे। अपनी बच्चियाँ रात देर रात यहाँ से खुली तौर पर जा सकती है। बच्चा चोरी की इतनी बड़े बड़े क्रिमिनल अफेंस हो रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं हो गई, क्राइम लेवल कम हो जाएगा। ये क्राइम लेवल कम करने के लिए ये सारी चीज़ें मैं नाम लेके बताना चाहूँगा। और दीनानाथ तिवारी जी समाज में एक पत्रकार नहीं है, उन्होंने बहुत सारे मुद्दे ऐसे उठाए जो पत्रकार को नहीं, एक समाज सेवक को, सोशल वर्कर को उठाना चाहिए। अब वो मेरी तरह, उनमें भी थोड़ा है तकलीफ़ है, उनकी भी मानसिकता मेरी तरह ख़राब हो सकती है। वो जाके वहाँ पर राशन कार्ड ऑफिस के जाते हैं, उन राशन कार्ड के भ्रष्टाचार खोलते हैं, उन राशन कार्ड अधिकारियों को उनका काम दिखाते हैं। राशन कार्ड अधिकारी जो काम 20 रुपये में होता है, वहाँ पर 7-7, 8-8 हज़ार रुपया लिया जाता है। अब दीनानाथ तिवारी जी को इसमें क्या पड़ी थी? अब उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हमारे एक बड़े नेता आते हैं, जो शिलार जी हैं, विनोद शिलार जी का बहुत बड़ा धन्यवाद है कि उन्होंने उसके ऊपर दीनानाथ तिवारी जी की बातें सुनी और सुनने के बाद इसके ऊपर एक्शन भी किया है। पर आज फिर से वही हो गया है, जैसे थे वैसे। हमारे पास समय कम है, काम बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इस चुनाव की गंदगी में हमें उतरना पड़ा। एक कहावत है, आप कीचड़ में उतर के ही कीचड़ को साफ कर सकते हैं। जहाँ पे आप कचरा, जब हमारे बीएमसी के कर्मचारी बेचारे जब डंपिंग ग्राउंड साफ करने जाते हैं तो उनको उस कचरे में उतरना पड़ता है, वो कचरे में उतर के ही वो साफ करते हैं। वैसे ही ये राजनीतिक फील्ड है। अगर भ्रष्टाचार ख़त्म करना है, जनता के लिए काम करना है, जनता की हित के लिए काम करना है, जनता की हित के लिए बात करना है, परिवर्तन लाना है, तो मुझे ऐसा लगा कि उस एक्स स्वयं घोषित सीएम के सामने मेरा बेटा ही काफ़ी है, मेरा बेटा ही काफ़ी है। 22 साल का युवा उम्मीदवार मैं खड़ा किया हूँ और उसको क्या तकलीफ़ हो रही है पता नहीं। आए दिन पुलिस को भेज के पता नहीं ढकोसला, कुछ नहीं कर पा रहा है। आए दिन मेरे बच्चों को धमकियाँ मिल रही है, मेरे बच्चों को कहा जा रहा है कि तेरे बाप को समझा दे, ये लैंग्वेज है, तेरे बाप को समझा दे, पर्चा वापस ले ले, नहीं तो मरवा देंगे। अभी तड़ीपार किए थे, अब जान से मरवा देंगे। मैं आपके माध्यम से विनोद उदय नारायण मिश्रा नाम लेके बोल रहा हूँ। विनोद उदय नारायण मिश्रा, तेरे में जितना दम है लगा ले, तेरे में जितनी ताकत है लगा ले, तेरा जितना पैसा है लगा ले। सत्यमेव जयते था, सत्यमेव जयते है और सत्यमेव जयते रहेगा। आप नेता, अभिनेता और शासनकर्ता इन पर जो आरोप कर रहे हैं, इसके खिलाफ आपके पास कोई एविडेंस तो होगा? एक नहीं है, बहुत सारे हैं। कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। फिलहाल के लिए एक ही काफ़ी है।
क्या चाहिए आपको, बताइए। जो भी आप आरोप करें, एक की क्या आरोप किया बताइए। एविडेंस आपके जो पास हो आपने वो आरोप दिखा लगाया दीजिए। क्या? विनोद मिश्रा पर, हाँ, उसका आपके पास कोई एविडेंस? मैंने 2 दिन पहले सीपी साहब को एक लेटर दिया है लिखित स्वरूप पे, उसकी कॉपी मैं आपको उपलब्ध करा देता हूँ। विनोद मिश्रा से आप इंटरव्यू लीजिए, और भगवान जिस आराध्य देवता को वो मानते हैं, अपने बच्चे की कसम खा के बोले उन्होंने मुझे तड़ीपार नहीं किया, बस इतना ही कर दो। खाली अपने बच्चे के सर पे रख के हाथ बोल दे। मैं बदला, ये तो मुझे सिखाया ही नहीं है। मैं राजनीति में विकास के लिए उतरा हूँ, और विकास कैसे करूँगा ये भी मैं आपको बताऊँगा। कुछ दिनों पहले जो हमने ओमकार बिल्डिंग, ओमकार जानू बोय नगर SRA में कैंप लिया था, और तब मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे पूछा गया था कि बेटा आप करना क्या चाहते हो। तो मैंने उन्हें एक उत्तर दिया कि मुझे इस विभाग को सिंगापुर करना है। तो कैसे करोगे? तो मैंने उन्हें कहा, उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा था कि सिंगापुर तुम कैसे कर पाओगे। मैं बोला इसीलिए मैं राजनीति में उतरा हूँ, 80% समाजकरण करने के लिए उतरा हूँ। यहाँ के लोग जो है, यहाँ के नेता जो है, जो 80% राजकारण कर रहे हैं और 20% समाजकरण के नाम पे लूटमारी कर रहे हैं, तो मैं आप सबको आश्वासन देता हूँ कि मैं 99% समाजकरण करूँगा और 1% राजकारण इसीलिए करूँगा, लोगों के विकास के लिए करूँगा, क्योंकि राजकारण के बलबूते पर ही विकास किया जाता है, बिना राजकारण के समाज सेवा ये नहीं की जाती। मगर पैसा बोलता है, अगर पैसे का कहीं दबाव आ गया, कहीं प्रशासनिक गया, तो उस समय आप क्या करेंगे? मैंने इस 2 दिन पहले भी मुझे ये प्रश्न पूछा गया था, तभी भी मैंने एक ही उत्तर दिया था, और मैं आज भी एक ही उत्तर देता हूँ। मुझे तोलो, मेरा वज़न लो, और वही वज़न का मेरा सोना या फिर पहाड़ खड़ा कर दो, तो भी मुझे खरीदने वाले की किसी की औकात नहीं। मगर जिस तरह से आप आज चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिस तरह से पिताजी का आक्रोश है, क्या उस आक्रोश को लेकर के बदला, जिस तरह से अभी उत्तर साहब ने कहा कि जिस तरह से क्या ये बदला लेने के लिए इस तरह चुनावी मैदान में है, कि आपकी सोच कुछ और है? नहीं, देखिए, बदला तो मुझे लेना नहीं है, बदला तो कोई और ले रहा है हमसे। हमारे कैंप में पुलिस भिजवा के उनके जो आग लगी पड़ी है, वो बदला तो वो हमसे ले रहा है। मुझे एक बात बताइएगा सर जी, मेरी उम्र 22 साल है, वो तो हमसे राजनीति में कितने बड़े हैं, तो मुझ जैसे 22 साल के बच्चे के सामने खड़े रहने को डर क्यों रहे हैं वो? मैं तो एक समाज सेवा के लिए मेडिकल कैंप ले रहा हूँ, तो मेरे इस कैंप में पुलिस क्यों भिजवा रहे हो? अगर आप में दम है तो मेरे सामने आप भी कैंप लगाओ, आप भी समाज सेवा करो, क्यों मेरे कैंप में बाधा डाल रहे हो? और जैसे कि आपने कहा कि समाज सेवा, मैं आपको वचन देता हूँ, इस मीडिया के माध्यम से वचन देता हूँ, अगर मैं जीतूँ या हारूँ, इस समाज के लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं करूँगा और करते रहूँगा। आपको इस समाज सेवा कैसे आई? देखिए सर जी, मुझे इलेक्शन की रुचि लगी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि समाजकरण करने के लिए राजकारण में उतरना पड़ता है। जैसे मेरे पिताजी ने कहा, कीचड़ अगर साफ़ करना है तो आपको कीचड़ में उतरना पड़ेगा, तो वैसे ही मुझे इस समाज के लिए कुछ करना है। मुझे इस विभाग को सिंगापुर करना है, क्योंकि 80% मुझे समाज सेवा करना है। इस जैसे मेरे पिताजी ने कहा, ये रास्ते पे जो कचरा गिरा रहता है, आप बॉम्बे साइड जाओगे, मरीन ड्राइव साइड जाओगे, वहाँ पे थूकने पे फ़ाइन, वहाँ पे कचरा फेंकने पे फ़ाइन। वैसे मैं इस विभाग को एकदम साफ़ सुथरा करूँगा, और मैं आपको वचन देता हूँ, इस विभाग में मैं आने के बाद एक भी नशे का कारोबार, एक भी अवैध कारोबार, और इस सड़क पे अगर कचरा दिखे तो आप है, ये जनता है, और मैं रहूँगा। जैसे लास्ट मेरा सवाल है, जैसे कि अपने पिताजी ने एक बात कहा कि जिस तरह से उनका एक मिशन रहा है, जिसमें कि IAS रंग के IPS रंग के अधिकारी जी उनके सभा में आए, जो एक नशा मुक्ति वाला हुनर है, क्या वो अभियान आप चुनाव हारे या जीते हुए आप जारी रखेंगे क्या? जी जी जी, नशा मुक्ति अभियान ये कोई राजनीति अभियान नहीं है या कोई राजकारण अभियान नहीं है, ये लोगों की हेल्थ अच्छी रखने के लिए हम लोग ने अभियान किया है, और ये अभियान जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये अभियान मैं करते रहूँगा। धमकियाँ आती है आपके पिताजी के साथ में, क्या क्या हुआ और किस तरह से जी। धमकी आती है, किस तरह से उन्होंने यात्राएं झेली है, ऐसी यात्रा काश आपके पिता के साथ में के बाद आपके ऊपर गिरने लगी, तो क्या आप पीछे हटेंगे कि पिता की तरफ से लड़ते रहेंगे? देखिए, जैसे आप सबको पता है कि मेरे पिताजी को तड़ीपार करवा दिया गया था, एक परिवार से दूर करवा दिया गया था, और उनके ऊपर फर्जी केसेस करवा दिए थे। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से आपको कहना चाहूँगा कि उनके ऊपर से भगवान की कृपा से बहुत सारे केस, जो झूठे केस थे, वो सब निलंबित कर दिए गए हैं, और जो इन्हें तड़ीपार की शिक्षा दी गई थी उनसे भी वो बाहर आ चुके। वो फर्जी तड़ीपारी की उनको की गई थी, उनसे भी वो लड़के झगड़ के वो बाहर आ गए। और जैसे आपने मुझे पूछा कि मुझ पर ऐसा कुछ आरोप लगाया गया, तो मैं इस जनता के लिए एक केस ले लिया है। एक केस तो मैंने ले लिया ऑलरेडी, मेरे पे FIR है, एक केस मैंने लिया है। नशा मुक्ति अभियान मैंने किया था, उसका मुझ पे एक केस है, और ऐसा एक नहीं, हज़ारों केस भी मुझ पे किए।
तो भी मैं जनता के लिए खड़ा था, खड़ा हुआ और खड़ा रहूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक बहुत बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा। तो मैं कोकण भवन, एसीपी, डीसीपी सब जगह धक्के खा के हो चुका, और जब मैं हाई कोर्ट पहुँचा, मैंने हाई कोर्ट तक गुहार लगाई। मेरा उस चक्कर में घर बिक गया जो मेरी कमाई का था। इस विनोद उदयनारायण मिश्रा ने मुझे बेघर भी किया है भाई साहब, बेघर भी किया है, मेरा घर भी छीन लिया है। आज की तारीख में मेरे खुद के नाम का घर भी नहीं है। पर मैं इस वार्ड क्रमांक 43 की जनता को इतना ही बताना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचारी लुटेरे लोगों से सावधान करने के लिए, इनसे आपको बचाने के लिए, क्योंकि वो करोड़ों की संपत्ति खुद के लिए बना रहे हैं और गरीबों को लूट रहे। विनोद उदयनारायण मिश्रा के साथ में काम करने वाला उनके पार्टी का एक रमेश मिश्रा करके व्यक्ति है जो उनके ऑफिस में बैठा रहता है। आप लोग जाइए, पिछले 9 वर्ष से क्या उसका भाड़ा दिला पाए? उसका बेचारे का घर पात्र हो रहा था, और उसका पात्र हो रहा था वही एक पांडे जी हमारे, उनके साथ में ही बैठते उठते हैं। बहुत मेहनत की उन्होंने एसआरए में, और उनका घर पात्र करने के लिए हो गया। पात्र होते होते साइन में, जब साइन करने की बात आई एसआरए के अधिकारी की, तो वहाँ पे जाके उन्होंने उनका भी विरोध किया है। उनका घर पात्र हुआ तो बाकी सबका करना पड़ेगा। अब ये क्या है? अब ये जब अपने लोगों के नहीं हुए तो ये तुम्हारे क्या होंगे कुरार के वासियों? ये कुरार का विकास नहीं, ये खुद का विकास कर रहे हैं। गरीबों के लड़ते लड़ते पता नहीं हम अमीर कब बन गए, हमें पता ही नहीं चला। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मीडिया चैनल के जो संपादक हैं, आए हुए सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। इस तरीके से आप अपना प्यार और जो सत्य की लड़ाई में आपका साथ ऐसे देते रहेंगे। पांडे करके आया है, कई गंभीर आरोप लगाए जिससे मैंने आपसे बात भी किया था, उस पर क्या कुछ कहना है? मुझे अभी जानकारी नहीं है कि जयेश पांडे ने मेरे से बात किए थे कि आपसे बात करना, तो मैं बोला उस पर खुलासा मैं बात करूंगा। तो एक ही बार मैं सबसे बात करूंगा। अब जयेश पांडे कौन है मैं जानता भी। पांडे का लड़का है। अच्छा, राजेश पांडे के लड़के। तो अब नहीं उनके ऊपर आपको पता है कि नहीं, महिला को छेड़ने की केस है, उनके ऊपर एक्सटॉर्शन की केस है, वो तड़ी पार रहे हैं, मीरा रोड से वसूली में रहे हैं। तो कितनी सारी केसेस उनके ऊपर आप ही करवाते हैं ऐसा आरोप? अरे मैं बता रहा हूँ, उनके ऊपर 2005 की केस है, तब तो मैं यहाँ नहीं था नगर सेवक। उनके ऊपर 2014 की केस है, 2015 की केस है। अब देखो, हमारे यहाँ महिलाओं को साथ में थे, उन्होंने जिस दिन महिला के साथ में, वो भी अपने दोस्त की पत्नी के साथ में छेड़छाड़ किया, उस दिन मैंने हटा दिया। विनोद मिश्रा के यहाँ अगर कोई माँ बहनों से छेड़छाड़ करेगा उसको कतई बर्दाश्त नहीं। मैं जाहिर सभा में बोलता हूँ कि मेरे पास 3 काम मत लेके आना, चोरी, चाहे छेड़ना और रेप, 3 चीज मत लेके आना। कोई भी काम रहेगा हम आपके लिए खड़ा रहेंगे।